दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एक तो प्रश्नों के ट्रेंड का पता चलता है कि प्रश्न किस प्रकार से और कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रश्न हूबहू रिवाइज भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अब आजकल इधर पिछले प्रश्न पत्रों से प्रश्नों के दोहराव की प्रवृत्ति जो है वो घटी है, फिर भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसी को ध्यान में रखकर हम जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम वर्ष 2008 के जीआईसी प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहले जीएस में केवल 30 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब जो नया बदला हुआ पैटर्न है, इसमें सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अब जीएस का वेटेज बढ़ गया है, इसलिए जीएस को और भी अच्छे से तैयार करना जरूरी है। तो आइए सॉल्व करते हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 का जीएस का प्रश्न पत्र। दोस्तों आज का जो प्रश्न पत्र है 2008 का जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का, इसका पहला प्रश्न जो है ये सुमेलित करने से या सुमेलन करने से संबंधित है। एक में सूची, एक में अधिनियम दिए गए हैं और सूची 2 में प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से जब आप सुमेलन करेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। इसी प्रकार अगर जो देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये दोस्तों प्रांतों में द्विशासन, यानी ए का आपका 5वां हो जाएगा, बी का प्रांतों में द्विशासन हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्विशासन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों एक है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 से मैच नहीं करता है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन भी हैं आपके, ये दोस्तों मैच नहीं करते हैं, क्योंकि ए का 5वां भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जिसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, उससे दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार से हमारे यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ। 1919 का अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसके द्वारा देखिए 1919 वाले अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन या कोई भी कूट आपका सही नहीं है, तो इसलिए ये हम स्टार करेंगे। एक बार फिर से दोहराते हैं दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, उसके द्वारा देखिए मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्विशासन। भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित है। कथन है पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो था दोस्तों, ये संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये आपका कथन है, और कथन जो है ये सही है। कारण क्या है कि उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों देखिए, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और ये उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा बनी। उद्देश्य प्रस्ताव 7 दिन तक अर्थात 19 दिसंबर 1946 तक गंभीर वाद विवाद के बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, और उस प्रस्ताव में शामिल आदर्श पूरी तरह से संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। अगला है दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है।
साइमन कमीशन का काले झंडे तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया, सही है। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी, सही है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ, ये सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दांडी मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी। दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में नहीं बल्कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, एक दलीय शासन किसका प्रावधान करता है, आपको बताना है। देखिए, सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, इसके अलावा देखिए सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए और दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों, एक दलीय शासन में सरकार में अधिक स्थायित्व, दल में और अधिक अनुशासन और सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए ये प्रावधान है। लेकिन दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए प्रावधान ये एक दलीय शासन में नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 एक दलीय शासन पद्धति के लिए सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत क्या है? भारत की प्रकृति बताना है यहाँ पर। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, सही है। एक लोकतांत्रिक समाज है, ये आपका सही नहीं है। समाजवाद से बंधा हुआ है, ये आपका सही है। तो दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा कूट के आधार पर? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यहाँ पर एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है और समाजवाद से बंधा हुआ है। ऑप्शन 1, 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों, मनरेगा, जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। मनरेगा एक कार्योन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है, ये आपका सही है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो दोस्तों, ये परियोजना का राज्य सरकारों द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ये भी सही है एक तरह से। क्योंकि राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना जो है ये 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। शुरुआत में ये 200 जिलों में चालू की गई थी। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू की गई और 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी के नाम से किया गया। दोस्तों, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका विकल्प बी सही उत्तर है। ये परियोजना जो है ऐसे तो केंद्र सरकार की है, लेकिन इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है केरल। देखिए, पहले काली मिर्च का केरल में उत्पादन होता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में काली मिर्च का उत्पादन कर्नाटक में, यानी कर्नाटक राज्य जो है काली मिर्च के उत्पादन में अब टॉप पे पहुंच गया है। तो जब आप आर्थिक और फसल उत्पादन के आंकड़े पढ़ेंगे, करेंट आंकड़े, तो वहां से इस प्रश्न का उत्तर अपडेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और पुस्तकों और उनके रचयिताओं के आधार पर जो है मिलान करना है। मिडनाइट चिल्ड्रेन, दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रेन ये सलमान रश्दी की बुक है। द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ये सी के प्रहलाद की रचना है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये चेतन भगत की। घर और अदालत ये लीला सेठ की रचना है। तो देखिए, सही सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन आप जानते हैं सलमान रश्दी की, द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड सी के प्रहलाद की, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत, घर और अदालत जो है ये लीला सेठ की रचना है। तो सही उत्तर कौन सा है? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले राज्य पर हैं, आरोही क्रम में उनका एक क्रम बताइए। तो भारत के अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं?
देखिए, ये है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो पश्चिम बंगाल में जो नगरीय जनसंख्या है सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले 4 जिले हैं, उनका अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। दूसरे पर आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ हो गया। तीसरे स्थान पर कानपुर नगर है, कानपुर नगर हो गया आपका। इसके बाद जौनपुर का स्थान है। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर और जौनपुर। तो यहाँ पर इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर और जौनपुर, तो ये जो है आपका सही क्रम हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले 4 जिले हो जाएंगे इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर नगर और जौनपुर। लेकिन इसमें से देखा जाए तो कोई भी जो है आपका ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर पहले दे दिया है, फिर कानपुर, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है। तो इसको स्टार में लगाइए और अपनी जानकारी के लिए याद रखिए कि प्रयागराज के बाद आजमगढ़, फिर कानपुर नगर, उसके बाद जौनपुर है अधिकतम जनसंख्या वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, उसका आरोही क्रम में यानी कम से अधिक की ओर जाना है आपको, तो उसका क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जो जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम है, देखिए दोस्तों भदोही, भदोही जिसको कि हम संत रविदास नगर कहते हैं, संत रविदास नगर, इसका जनसंख्या घनत्व 1155 है। इसके बाद लखनऊ है, लखनऊ का जो है जनसंख्या घनत्व 1816 है। फिर आता है वाराणसी, आपका VNS, वाराणसी का स्थान आएगा 2395 हो जाएगा दोस्तों। वाराणसी में बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व है। लेकिन गाजियाबाद, गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व 3971 है। तो इस हिसाब से सबसे कम जनसंख्या घनत्व भदोही, संत रविदास नगर का, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर गाजियाबाद। तो यहाँ पर इन विकल्पों में से कोई विकल्प दिया नहीं है, तो इसको भी स्टार की श्रेणी में रखिए। लेकिन याद रखिए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो ये सूची में दिए गए जिले हैं उसमें भदोही का, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का है। अगला प्रश्न दोस्तों, 57वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था? तो देखिए ये जो है जिस समय प्रश्न हुआ था उस समय 57वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूछा गया है। लेकिन दोस्तों देखिए वर्तमान में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो धनुष और मनोज बाजपेयी को, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष प्लस मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से दिया गया है। और वर्तमान में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका के लिए मिला है। तो देखिए 67वां तो काफ़ी पुराना हो गया। 66वें में जो है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में श्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना का मिला था। लेकिन अभी हाल में जो 67वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष और मनोज बाजपेयी तथा देखिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिमुक किस वंश का शासक था? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पांड्य, सातवाहन, चोल और चेर। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए सातवाहन वंश। सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और चेर वंश का संस्थापक दोस्तों उदयरन जेराल था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और पर्यटन केंद्र और उनके स्थानों से मिलान करना है आपको। तो इसमें देखिए कबीर की समाधि कहाँ पर है? आप जानते हैं संत कबीर जो हैं उनकी समाधि मगहर संत कबीर नगर में स्थित है और उन्हीं के नाम पे वो जिला भी बना है। और सलीम चिश्ती की दरगाह ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये वृंदावन में है। और बौद्ध स्तूप ये कुशीनगर में स्थित हैं। तो इस आधार पर जो आपका सही कूट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए सूची 1 में वर्ष हैं और सूची 2 में युद्ध हैं कि किस वर्ष में कौन से युद्ध हुए थे। देखिए 1556 दोस्तों 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और 1817 से 1819 के बीच दोस्तों तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये आप सही क्रम इस तरह से मिला सकते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 में और चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है किस कारण से आपको बताना है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन होने के कारण, दूसरा क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण और तीसरा राज्य का दर्जा होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। तो ये सही नहीं है। जबकि 1, 2 और 3 दिल्ली को अद्वितीय विशेषता इसलिए प्राप्त है क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी है, क्षेत्रीय आयाम हैं यहाँ पे और राज्य का दर्जा भी इसको मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि वहाँ देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। और कारण है कि तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो प्रश्न है इसमें देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है, सही है। और आर है कि तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के क्या परिणाम हुए हैं। तो देखिए बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश या प्रत्यक्ष निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास और सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। तो इसमें देखा जाए तो सभी चारों ऑप्शन 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणामों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्फीतिकारी दबाव। देखिए स्फीतिकारी दबाव क्या है। तो सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, ये आपका सही है। लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, ये भी सही है। मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही है। और राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। तो दोस्तों स्फीतिकारी दबाव जो हैं ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कथकली में कृष्णन नायर जो हैं, कथकली के कलाकार कृष्णन नायर हैं। कुचिपुड़ी राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। और देखिए कथक में दोस्तों उमा शर्मा। तो ये देखिए कथक में उमा शर्मा। तो यहाँ पर आप सही ढंग से मिलान जब आप करेंगे तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो महात्मा गांधी। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए प्रमुख नारे हैं और बहुत आसान थे, आप इनका सही ढंग से मिलान कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? देखिए ये प्रश्न अभी टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था। टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो आयोजित हुई है उसमें पूछा गया है ये प्रश्न। आपको बताना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक में से कौन अतिवादी नहीं था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादियों में थे, जबकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक यानी लाल बाल पाल ये अतिवादी और उग्रवादियों में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं?
तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दूसरा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं केवल निर्वाचित सदस्य, और विशेष रूप से दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल करने का प्रावधान था वो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है परिसंघ, अध्यक्षात्मक पद्धति, अर्धसंघात्मक या एकात्मक। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को सही रूप में अर्धसंघात्मक रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। केसी वीयर ने भी कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न श्रेणी है दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित है, सामान्य। इसमें श्रेणी जो है 1, 3, 7, उसके बाद गैप है, फिर 31। यहाँ पर छूटे हुए अंक कौन से हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, 1 में 2 का गुणा करेंगे, 1 दूनी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 31 दूनी 62 1 63। तो 15 और 63 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित तथा अंग्रेजी की एक परीक्षा में 130 परीक्षार्थी हैं। यदि दोनों विषयों में 70% पास हुए तो परीक्षार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं वो कौन सा होगा। तो दोस्तों, गणित और अंग्रेजी की परीक्षा में 130 विद्यार्थी पास हुए हैं। दोनों विषयों में 70% परीक्षार्थी पास हुए तो दोनों विषयों में फेल हुए कितने? जब दोनों विषयों में 70% पास हुए तो दोनों विषयों में फेल हो जाएंगे 30%। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 130 का 30% हो जाएगा। 130 गुणे 30/100। तो ये देखिए 30/100 यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कट जाएगा, 13 तिया 39। 39 बच्चे हो जाएंगे जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हार्मोन जो है ये मूड सही सुमेलित है। एंजाइम उपापचय ये भी सही सुमेलित है। एंटीऑक्सीडेंट पाचन ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऊर्जा वसा सही सुमेलित है। तो दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट पाचन से सीधे संबंधित नहीं है क्योंकि ये शरीर में पाचन और अन्य क्रियाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न फ्री रेडिकल के प्रभाव को नष्ट करने में एंटीऑक्सीडेंट जो हैं कामगर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः किस कारण से होती है। ऑप्शन है रक्ताल्पता, ग्वाइटर यानी घेंघा, टाइफाइड या हैजा। तो सही उत्तर है दोस्तों, आयोडीन की कमी मुख्यतः घेंघा, मतलब घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। और गले के पास इसमें थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है और ये आयोडीन की कमी से होने वाली व्याधि है। अगला प्रश्न है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन क्या है? किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करने में, यानी डॉलर के मूल्य से कोई देश अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर दे तो मुद्रा अवमूल्यन होता है। इससे आयात जो है महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मुद्रा के अवमूल्यन से आयात महंगे और निर्यात सस्ते होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलायची का महत्वपूर्ण उत्पादक जगह जो है इडुक्की, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या उड़ीसा। तो सही उत्तर है दोस्तों, इलायची का महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इडुक्की जो है केरल में एक जिला है और पश्चिमी घाट के वर्षा आधारित क्षेत्र होने के कारण यहाँ इलायची का प्रमुख उत्पादन होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत हमने देखा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए
2008 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। दोस्तों, एक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो 2008 में जो प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का था जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए, इसका लेवल बहुत आसान नहीं था और इसमें बहुत ज़्यादा अगर जो कोई बहुत अच्छे से प्रश्न करेगा तो केवल 20 प्रश्न अधिकतम जो है सही कर पाएगा, क्योंकि प्रश्न जो हैं स्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन एक बार इसमें स्तरीय प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आगे भी दोहराए जा सकते हैं, तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।